जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक माइटोसिस और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स ख़ास तौर पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए, आम तौर पे आप लोग माइटोसिस एफएससी की बुक से पढ़ भी लेते हैं, पढ़ा भी देते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने के चंद एक मकासद हैं कि जब आप एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप देखें कि इसमें बहुत सारे कांसेप्ट हैं जो कि इस से भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। मज़ीद ये है कि आम तौर पे कहीं पर आप डेमो देने जाते हैं, तो मुझे अक्सर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि किस टॉपिक पर डेमो दिया जाए। ये ऐसे टॉपिक है जिन पे आप क्या कर सकते हैं, डेमो दे सकते हैं और आपने अगर अच्छी बुक से पढ़ा हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल के सामने जो आपका डेमो ले रहा है, वो इस हद तक प्रिपेयर होता है या उसके पास इतना क्वेश्चन बैंक होगा कि वो आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर सके कि जिनके आपको आंसर ना आते हो। खैर हम कुछ ऐसी बातों की तरफ हमारा मेरा फ़ोकस होगा कि इसके मेनली इसके कांसेप्ट की तरफ, ठीक है? ताकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो अक्सर हमारे माइंड में रहते हैं, तो उनके हम आंसर दे सकें। सबसे पहले यहाँ पर कुछ डायग्राम में आपको इंटरफ़ेस, प्रोफ़ेज़ या प्रोमेटाफ़ेज़ की बात की हुई है। जब भी माइटोसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेंट्रोसोम से। ये सेंट्रोसोम क्या है? जहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 2 सेंट्रोसोम अ अ, विद सेंट्रिओल पेयर्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या जी, ये जो सेंट्रोसोम और सेंट्रिओल ये कोई सेम चीज़ है या डिफरेंट चीज़ है? या इनमें क्या इनकी केमिकल कंपोज़िशन है या इनमें क्या डिफरेंस है? तो जो सेंट्रोसोम है, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं स्मॉल ज़ोन ऑफ ग्रैन्युलर मटेरियल। एक छोटा-सा ज़ोन है ग्रैन्युलर मटेरियल का, जिसको हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। और ये कब डुप्लीकेट करता है? एस फ़ेज़ के दौरान। जी, एस फ़ेज़ के दौरान जब हम कहते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उस वक़्त ही ये सेंट्रोसोम भी क्या करते हैं डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा, अब इनका फर्दर इसके फ़ंक्शन की बात कर लेते हैं कि सेंट्रोसोम का फ़ंक्शन क्या है? आप इसे कह सकते हैं कि ये मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है फॉर द असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को असेंबल करने के लिए जो मेन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, वो हमारे पास सेंट्रोसोम है। मतलब उनको असेंबल करने के लिए या आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करने का जो मेन सेंटर है, वो आपके पास सेंट्रोसोम है। अच्छा, उसके बाद सेंट्रिओल। ये सेंट्रिओल क्या है? आप इसे कह सकते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, जिनकी अरेंजमेंट आमतौर पे बुक्स में आप पढ़ते हैं 9+0 या 9+2। तो ये अ, आप इसे कह सकते हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का से बने हुए होते हैं सेंट्रिओल। और कहाँ पर मौजूद होते हैं? यही सेंट्रोसोम के अंदर ही मौजूद होते हैं सेंट्रिओल। इनका क्या काम होता है? इनका मेन काम आप कह सकते हैं फ्लैजेला और सीलिया, उनकी फॉर्मेशन में सेंट्रिओल्स अपना रोल प्ले करते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जब भी हम सेल डिवीजन की बात करते हैं, वहाँ पर भी हम खास तौर पे पढ़ते हैं सेंट्रिओल्स का। जी, ठीक है, हम कहते हैं कि सेंट्रिओल जो है सेल डिवीजन में या माइटोसिस में भी अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन ऐसे सेल, जिस तरह हम प्लांट सेल्स की खास तौर पे बात करते हैं या कुछ और सेल्स हैं जिनके पास ये सेंट्रिओल मौजूद नहीं है, तो क्या उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती? उनके अंदर भी माइटोसिस होती है। और इसी तरीके से ये देखा गया है कि अगर आप क्या करते हैं कुछ लेज़र बीम के ज़रिए एनिमल सेल के अंदर अगर आप इनको सेंट्रिओल को क्या कर दें, डिस्ट्रॉय कर दें, तो स्टिल उनके अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो इससे मुराद ये है कि सेंट्रिओल का मौजूद ना होने से भी माइटोसिस लाज़मी तौर पर होगी। तो ख़ैर इनका रोल क्या होगा? इनका भी रोल वही जैसे कि हमने सेंट्रोसोम के बारे में कहा है, कि ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि उन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऑर्गेनाइज़ करने में अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं।
चले नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आइएगा। हाँ जी, यहाँ पर एक और चीज, नेक्स्ट डायग्राम। ये ऊपर से दिखाइएगा, डायग्राम जरा सही दिखाएं। काइनेटोकोर की डायग्राम। जी जी, काइनेटोकोर की से पहले वाली डायग्राम। काइनेटोकोर। हाँ जी, ये कहता। अच्छा, यहाँ पर काइनेटोकोर प्रोटीन के बारे में खास तौर पे बात करना चाहेंगे कि ये 3 लेयर्स ऑफ से बनी हुई एक प्रोटीन है, जो कि सेंट्रोमेयर, हमेशा सेंट्रोमेयर पे क्या होती है, ये काइनेटोकोर जो है अटैच होती है। और वो वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे दिखाए हुए काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो कि काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, उनको हम नाम देते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। और इससे पहले वाले डायग्राम, जी जी, इससे पहले वाले डायग्राम जो फर्स्ट डायग्राम है, काइंड उसकी तरफ जाइए, उधर भी मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जी, हमने कहा कि माइटोटिक ऑपरेटर्स में, जैसे कि हमने देखा कि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल वो आपको दिखा दिए। कुछ और हैं, कुछ और जिनको हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। जी, इस डायग्राम में देखो, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। आपने देखा ये आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं है, उनको हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। या आप ये कह सकते हैं कि ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं अपोजिट पोल से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल के साथ, उनको हम नाम देते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। अच्छा, इसी तरीके से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल दिखाए हुए, एमपी से मुराद है माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से हैं, जो कि स्टार शेप हैं, तो हम नाम देते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हैं, उनको हम नाम देते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 3 तरह के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, कैनेटोकोर, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको हम ओवरऑल कनेक्ट जो नाम देते हैं माइटोटिक ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। जी, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आइएगा। हाँ, नेक्स्ट डायग्राम। जी, इसी टाइप। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट डायग्राम में कुछ जो मेन आपको कंसेप्ट बताना था, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि एफएससी से रिलेटेड भी हो, माइटोटिक ऑपरेटर्स की डायग्राम दिखा दी। उसके बाद सेंट्रोसोम, और इसके अलावा मैंने सेंट्रियोल्स की बात कर दी। उसके बाद देखें प्रोफेज में क्या चेंजेस होती हैं, मेटाफेज में क्या चेंजेस होती हैं, एनाफेज में क्या होती है, टेलोफेज में क्या होती है। उसको आप सिर्फ एफएससी लेवल तक या मैट्रिक लेवल तक जो बातें लिखी हुई हैं, उन्हीं को भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं जो कुछ कंसेप्ट की बातें हैं यहाँ पर, वो आपसे खास तौर पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब बहुत सारे लोग बात करते हैं इन्हीं स्पिंडल फाइबर्स की, जैसे कि कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की हुई है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात की हुई है, इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं और किस तरीके से ये अपना काम करते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं। देखिए, जब तक सेल के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप, या आप कह सकते हैं क्रोमोसोम के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद थी, मतलब अभी तक आप कह सकते हैं कि सेल माइटोटिक फेज में दाखिल नहीं हुआ था, उस वक्त तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद थी, जबकि ये स्पिंडल फाइबर आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक हो गया। यानी कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि सेल जब दाखिल होता है इंटरफेज से किसकी तरफ, माइटोटिक फेज की तरफ, तो उस वक्त तक हमने कहा कि न्यूक्लियर डेवलप मौजूद थी। अच्छा, न्यूक्लियर डेवलप डिग्रेड हो जाती है, वो कैसे होती है वो भी आपसे बाद में बात करेंगे। अब ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ से आ जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये क्या है। हमने कहा कि ये छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के यूनिट्स हैं, आपको दिखाए हुए हैं ये तमाम के तमाम यूनिट्स। आप इनको देख सकते हैं कि इनके दरमियान बिल्कुल मार्क लगा हुआ है या एरो बना हुआ है, तो इससे मुराद क्या है, ये सब यूनिट्स हैं। कहाँ से आते हैं, साइटोस्केलेटन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबुलेंट
सब यूनिट, गेन एंड लॉस। ठीक है, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है। ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स है, ये कहाँ से आए? वही साइटोस्केलेटन के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं, या आप कह सकते हैं डीपोलराइजेशन होती है उनकी। और इनकी ये जो मैं आपको यहाँ पर माइटोसिस के दिखाए हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर दिखाए हुए हैं, इनकी क्या होती है? पोलराइजेशन होती है। इस तरीके से क्या हो रहे हैं कि ये असेंबल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर प्लस साइन और माइनस साइन दिखाया हुआ है, ये क्या शो करता है? जो प्लस साइन है वो दिखा रहा है कि, या ये शो करता है कि जहां पर आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की या मैं ये कह सकता हूँ कि जो माइनस साइन है ये क्या शो कर रहा है? माइनस साइन आपको सेंट्रोसोम के अंदर दिखाई दे रहा है, जबकि प्लस साइन आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जहां पर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद है। लेकिन हम इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन करेंगे? टेक्निकली आप ऐसे कह सकते हैं कि वो वाला एंड जो कि सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद है, या आप ये कह सकते हैं कि जहां पर आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबलेज इनिशिएट होती है, उसको हम नाम देते हैं माइनस एंड का। और वो एंड जो कि अवे फ्रॉम सेंट्रोसोम है, या जहां पर ज्यादातर केसेस में माइक्रोट्यूब्यूल्स की ग्रोथ होती है, उसको आप नाम देते हैं प्लस एंड का। या जहां पर आप कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स या के जो सब यूनिट ऐड हो रहे हैं, उसको हम नाम देते हैं प्लस एंड का। खैर, हम कहते हैं जैसे ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं कैनेटोकोर के साथ, अब प्लस एंड से डीपोलराइजेशन जो है वो कम होती है, और पोलराइजेशन इसकी इंक्रीज होती है प्लस एंड पे। फिर देख लें, प्लस एंड उसको नाम दिया जहां पर ओवरऑल आप कहते हैं सब यूनिट्स जो है आप कह सकते हैं ऐड होते हैं। वैसे दोनों साइड पे डीपोलराइजेशन भी होती है और पोलराइजेशन भी होती है, मतलब सब यूनिट ऐड भी होते हैं और डिलीट भी होते हैं। लेकिन हम कहते हैं जहां पर ग्रोथ ज्यादा होती है उसको प्लस का नाम दिया है, और जहां पे ग्रोथ कम होती है उसको हमने नेगेटिव का नाम दिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और प्रोटीन दिखा दिए, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो आप आपस में अटैच हो रहे हैं, और जिन प्रोटीन की मदद से अटैच हो रहे हैं इनको क्या नाम दिया है? क्रॉस लिंक का हमने नाम दिया। क्रॉस लिंक प्रोटीन्स हैं जो कि पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स को आपस में ऐड कर रही हैं। इस तरीके से एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में भी प्लस और माइनस दिखाया हुआ है। इसमें प्लस माइनस आप कैसे याद कर सकते हैं? इसमें ऐसे कि जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एस्ट्रल का हिस्सा अटैच है उसको प्लस एंड का नाम देंगे, और जो सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद है वो फिर वही कौन सा कहलाएगा? माइनस एंड कहलाएगा। जी, नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलिए। जी, बहुत इंटरेस्टिंग ये डायग्राम है जो यहाँ पर आपको दिखाई हुई है। तो ओवरऑल देखें, आमतौर पे ये बात करते हैं कि एनाफेज के दौरान खास तौर पे क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनके सिस्टर क्रोमाटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू करते हैं। एनाफेज के दौरान सिस्टर क्रोमाटिड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अब उनको कौन बताता है कि हाँ जी आप क्या करें, आपस में सेपरेट होना शुरू करें? तो ये बता दूं कि जब तक तमाम के तमाम क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज नहीं हो जाते, उस वक्त तक एनाफेज के लिए सिग्नल नहीं आता। ठीक है, पहले तमाम के तमाम क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होंगे, उसके बाद सिग्नल आता है किस चीज के लिए? एनाफेज के लिए। और मजीद जो उनकी अरेंजमेंट के वाले से कि मेटाफेज प्लेट पे क्यों अरेंज होते हैं, तो आपको ये बता दूं कि क्रोमोसोम जैसे ही हमने कहा ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ, तो उस वक्त क्या होता है? हम कहते हैं क्रोमोसोम पे कुछ फोर्सेस एक्ट कर रही होती है। आप उसको पुश एंड पुल फोर्स का भी नाम दे सकते हैं। जो कि आप कह सकते हैं पुल फोर्स है, वो कौन क्रिएट करता है? यही स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम है वो मुसलसल आप कह सकते हैं एक मोशन में रहते हैं, और कहाँ पर अरेंज हो जाते हैं? एक मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है ये एनाफेज। ये एनाफेज में क्या होता है? आपने ये देखा कि सिस्टर क्रोमाटिड आपस में अलहदा होना शुरू हो गए हैं। तो ये जो प्रोटीन्स हैं जिनको यहाँ पर नाम दिया हुआ है, ये मोटर प्रोटीन्स हैं, ये तीन तरह से अपना रोल प्ले करती हैं क्रोमोसोम को के जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं उनको सेपरेट करने में। कैसे अपना रोल प्ले कर रही हैं? सबसे हम पहले हम बात कर लेते हैं कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ।
देखिए किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स में जहाँ पे प्लस एंड लिखा हुआ है, आपने देखा वहां पे डीपोलराइजेशन हो रही है। जो रेड कलर का एरो है वो ये आपको बता रहा है कि अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स किसकी तरफ जा रहे हैं, सेंट्रोसोम की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कि कनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो वहां पर क्या हो रहे हैं, डीपोलराइज हो रहे हैं, यानी कि सब यूनिट वहां से सेपरेट होते हुए भी आपको दिखाए हुए हैं। ठीक है, कनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल भी आप देखेंगे एरो लगा हुआ है, और माइक्रोट्यूब्यूल क्या कर रहा है, यहाँ से रिमूव हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसी तरीके से जो सेंट्रोसोम पर आपको दिखाया हुआ है ट्यूबुलिन सब यूनिट, वो भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब आप खुद सोचें कि जो कनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों साइड से क्या हो रहे हैं, डीपोलराइज हो रहे हैं। जब नेगेटिव एंड से डीपोलराइज होता है तो इसमें क्या होती है, रीलिंग होती है, रीलिंग। अब ये रीलिंग क्या है, जो थोड़ा आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एमएससी की हो, जिनको ज्यादा अरसा हो गया है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उस जमाने के हैं जब हम सॉन्ग सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए एक कैसेट का इस्तेमाल करते थे। तो उसमें हमने क्या करना होता था कि फर्स्ट अगर हम मूवी देख रहे हैं, हमें कोई सीन क्या है पसंद आ गया, हम उसको रिवर्स करना चाह रहे होते थे, तो हम क्या करते थे, उसको मूवी को स्टॉप करते थे, कैसेट को बाहर निकाला, उसको क्या किया, रील किया। ठीक है, बैक करने के लिए क्या करते थे, उसे रील करते थे, यानी कि पेंसिल वगैरह उसके अंदर डालकर उसे क्या करते थे, रोटेट करते थे। तो कुछ ऐसा ही है कि जब आप ये कह सकते हैं कि माइनस एंड पे सब यूनिट रिमूव हो गए तो रीलिंग होगी। रीलिंग से मुराद ये है कि अब हम कहते हैं कि जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, वो सेंट्रोसोम की तरफ मूव करेंगे। ओके, हो गई बात। अब हम बात करते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी अब आप देखते हैं यहाँ पर थोड़ा अपोजिट काम होता है। क्या अपोजिट काम होता है कि ये जो आपने क्रॉस लिंक प्रोटीन्स के बारे में बात की थी, क्रॉस लिंक प्रोटीन की आप डायरेक्शन देख सकते हैं। डायरेक्शन इसमें ये दिखाई हुई है कि दोनों पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, एक दूसरे से अवे मूव करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है उसकी डायरेक्शन कहाँ दिखाई हुई है, अपने सेंट्रोसोम की तरफ दिखाई हुई है, और जो नीचे वाला पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसकी डायरेक्शन अपने सेंट्रोसोम की तरफ दिखाई हुई है। लिहाजा दोनों पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, और यहाँ पर सब यूनिट्स ऐड होंगे, जिसकी वजह से आप अक्सर बुक्स में पढ़ते हैं मोक्रो माइक्रो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, वो इलोंगेट करते हैं जब सेल किस फेज से गुजर रहा होता है, एना फेज से। अब हम आ जाते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरफ। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में भी आप सेम यही केस देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव एंड है, ठीक है, मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मोटर प्रोटीन मौजूद है, आपने देखा वहां पर क्या हो रही है, सब यूनिट्स रिमूव हो रहे हैं। सब यूनिट रिमूव होने की वजह से क्या होगा, अब हम कहते हैं कि ये जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये सेंट्रोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे, और जिसकी वजह से ओवरऑल हम कहते हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोसोम की तरफ आएंगे। ये तीनों का मेन कोलेक्टिवली काम क्या है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से ये एनाफेज जो है वो पॉसिबल होता है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा। देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ना कोई G1 की बात की है, ना मैंने G2 की बात की है, ना मैंने एक बात है कि एस फेज की बात, एस फेज के बारे में थोड़ा सा बताया है। ठीक है, कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करते हैं, प्रोफेज हम बहुत सारा रट्टा लगा लेते हैं, मेटाफेज में एक ही बात करते हैं कि क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। जब भी एनाफेज की बात करते हैं, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन की बात करते हैं, इनके ब्रेक डाउन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन लाजमी तौर पर पीपीसी में आते हैं, बहुत ये पीपीएससी में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे शायद मैं कोई हाई लेवल पे बता रहा हूँ, नहीं, हाई लेवल नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीपीएससी में, इसलिए मैंने सोचा आपको ये कंसेप्ट दे दें। जी नेक्स्ट आगे मूव करें, नेक्स्ट डायग्राम। जी ये डायग्राम पे कुछ माइटोटिक मोटर्स बताए हुए, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई शायद एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये देखें, अगर आप सिर्फ यही डायग्राम पढ़ लेंगे, यही जो मैंने आपको बातें बताई वो तीनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यही कुछ पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, समझे, आपको टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि जब हम ये बुक उठाते हैं, वर्ल्ड ऑफ सेल उठाते हैं, तो शायद बंद करने का दिल करता है। नो, आप इन डायग्राम के नीचे जो जो पॉइंट्स लिखे होते हैं
आप जस्ट इन्हीं को भी याद कर लेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके समझे नोट्स मैंने साथ शेयर करते हैं जी। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाए। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। मैं आपको एक मजे की बात बताना चलूँ कि मैंने टेस्ट किया ना ये असिस्टेंट प्रोफेसर का। लेक्चर का भी टेस्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो जब माइटोसिस की तरफ आए, मैं सोच रहा था कि वो मुझसे पूछेंगे प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है। तो आपको बताता चलूँ, एक एमसीक्यूज नहीं, दो एमसीक्यूज नहीं, तीन तीन एमसीक्यूज पूछे हुए थे। कहाँ से? माइटोसिस, जिसे आप कह सकते हैं, हाँ जी, ये जो इसका कंट्रोल सेंटर है खास तौर पे, ठीक है। इसको इसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर के हवाले से वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है जिसे कहते हैं पूछे हुए थे, तो आपसे इसी हवाले से मैं भी यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था कि हाँ जी, टर्म टर्म यूज होती है एमपीएफ। एमपीएफ से क्या मुराद है? मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर पे आमतौर पे लेक्चर के टेस्ट में, एपी के टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से आए हुए होते हैं, पूछे हुए होते हैं। लिहाजा इसका कंसेप्ट आपके जहन में बहुत जरूरी है। तो आप ये देखें कि सेल पहले कहाँ पर मौजूद था? इंटरफेस में। अब उसको कौन कहता है सेल को? हाँ जी, अब भाई साहब आप दाखिल हो जाए माइटोटिक फेज के अंदर, मतलब सेल को आप डिवीजन के फेज में दाखिल हो जाए। तो उसके लिए आप स्टार्ट करेंगे इस डायग्राम के बिल्कुल स्टार्ट पे। यहाँ पे माइटोटिक साइक्लिन लिखा हुआ है, और दूसरी एक और छोटा सा सर्कल बनाया हुआ है, उस पर लिखा हुआ है माइटोटिक सीडीके। ये सीडीके क्या है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? साइक्लिन पे। ओवरऑल सेल के अंदर किसी भी फेज के अंदर, जी जी, किसी भी फेज के अंदर, इंटरफेज माइटोटिक फेज के अंदर, माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। ये अपने काम के लिए डिपेंड कर रहा होता है माइटोटिक साइक्लिन पे। जैसे सेल दाखिल होना चाहता है माइटोटिक साइक्लिन में, तो उसके लिए सेल के लिए जरूरी है कि माइटोटिक साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे सेल के अंदर माइटोटिक साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, सेल अब दाखिल हो जाएगा किसके अंदर? माइटोटिक फेज के अंदर। ठीक है, चलें ये इसका हम बात कर लेते हैं। माइटोटिक साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे। बाइंड करने पे क्या बनेगा? माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। लेकिन अभी तक ये इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव है। तो आपको बता दूं कि यहाँ दो एटीपी ऐड होते हैं। ये दो एटीपी ऐड कौन करता है? इनहिबिटिंग काइनेज। ये क्या बात हुई? इनहिबिटिंग काइनेज क्या कर रहा है? एटीपी को ऐड कर रहा है, मतलब दो फास्फेट को ऐड कर रहा है। कहाँ पे ऐड कर रहा है? इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर। इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स के अंदर हम कहते हैं कि इनहिबिटिंग काइनेज जब दो फास्फेट ऐड करेगा तो उसका क्या फायदा या नुकसान होगा, उस पर बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले साथ वाले एक और एक्टिवेटिंग काइनेज की बात कर लेते हैं कि फास्फोराइलेशन हुई। यहाँ पर इसने भी अपना फास्फेट क्या किया? ऐड किया। ये एक फास्फेट ऐड कर रहा है, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स के अंदर येलो फास्फेट से ऐड शो कर रहे हैं। लेकिन इनहिबिटिंग काइनेज ने क्या किया? दो फास्फेट ऐड किए, जिसको हमने व्हाइट से शो किया। आप ये सोच रहे होंगे कि इनहिबिटिंग काइनेज ने दो फास्फेट ऐड किए, लिहाजा ये अच्छा काम कर रहा है। नहीं, ये अच्छा काम नहीं कर रहा, ये बुरा काम कर रहा है। कैसे? हमने कहा इसने फास्फोराइलेशन करके कॉम्प्लेक्स को क्या कर दिया? मजीद इनएक्टिव कर दिया। कैसे? अब हम कहते हैं जो एक्टिव साइट थी वो क्या हो चुकी? आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ब्लॉक करती है। अब कोई ऐसा इंसान हो, या आप कह सकते हैं कोई ऐसा फैक्टर हो जो क्या करे? इन इनहिबिटिंग फास्फेट को क्या करे? रिमूव करे। जी बिल्कुल, एक और एंजाइम आया जिसको हमने नाम दिया फास्फाटेज। इसने क्या किया? दोनों इनहिबिटिक फास्फेट को रिमूव कर दिया। अब हम कहते हैं ये माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक से काम चलता है। मतलब ये फास्फेटेज को क्या कर देगा? मजीद एक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से अब हम कहते हैं कि सेल दाखिल हो जाता है किसके अंदर? माइटोटिक फेज के अंदर। मतलब अब ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स जो है बहुत जरूरी है, आपने इसमें याद रखना है
इनहिबिटिंग काइनेज का क्या काम होता है, एक्टिवेटिंग काइनेज का क्या काम होता है, और किसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, किसकी कंसंट्रेशन जो है हम कहते हैं कि वो डिक्रीज या इंक्रीज कर रही होती है। जी नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाइए। हाँ जी, यहाँ पर देखते हैं कि एक्टिव माइटोटिक साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज साइक्लिन कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है। ये कोई एक काम नहीं कर रहा, बहुत सारे काम कर रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप की ब्रेक डाउन कर रहा है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप कैसे ब्रेक डाउन होती है। ये न्यूक्लियर एनवेलप की भी क्या करता है, फास्फोराइलेशन करता है, जिसकी वजह से जी न्यूक्लियर एनवेलप क्या होती है, फास्फोराइलेशन की वजह से हम कहते हैं उसकी डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है, वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्रोमोसोम को कंडेंस करना शुरू कर देता है और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। फॉर्मेशन कैसे होती है आपको बता दिया, साइटोस्केलेटन से वही ट्यूबुलिन के सब यूनिट टूटना शुरू होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स या आप कह सकते हैं कि ये जो माइटोटिक ऑपरेटर्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनके अंदर ये ऐड होना शुरू होते हैं, उनकी फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और क्या करते हैं, टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन, कुछ प्रोटीन्स है उनकी डिग्रेडेशन करते हैं, उनको नेक्स्ट डायग्राम में देखेंगे कौन सी ऐसी प्रोटीन है जिसको ये ब्रेक डाउन करते हैं। खैर नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाइए। जी नेक्स्ट डायग्राम। जी सलीम जो है साहब नेक्स्ट डायग्राम। नेक्स्ट डायग्राम। जी सलीम साहब अगर आप सुन रहे हैं तो काइंडली नेक्स्ट डायग्राम की तरफ जाइए। सर असल में यही लास्ट लास्ट स्लाइड है हमारी। नहीं नहीं, ये लास्ट स्लाइड नहीं है, तो और स्लाइड्स आपको सेंड की थी आपने मेरे ख्याल से। जो पहले वाला जो है ना लेक्चर वो किया, जो मैंने आपको लास्ट वाला सेंड किया था, काइंडली अगर वो ओपन करते तो उसमें और डायग्राम मौजूद है। चलें सर, मैं अभी अभी कर देता हूँ, 1 मिनट के अंदर। जी नेक्स्ट डायग्राम में बस आपको यही बताना चाह रहे थे, अगर वो के पास कोई इशू आ रहा है तो वो डायग्राम मैं फिर आपको सेंड कर दूंगा, आपके लिए आसानी हो जाती है। जितनी डायग्राम जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब भी मैं क्लास में बायो पढ़ाता हूँ तो जो तरीका कार भी होता है वो भी आप कोशिश किया करें, फॉलो किया करें कि मैक्सिमम डायग्राम आप ड्रा किया करें। मैं अक्सर प्राइवेट सेक्टर में टीचर्स को भी ऑब्जर्व करता हूँ, तो उनकी कोशिश होती है कि डायग्राम से जान जाती है, तो वो टेक्स्ट जो है उस पर मैक्सिमम फोकस करते हैं। आप लोग कोशिश क्या करें कि जो कुछ भी पढ़ाएं तो आप व्हाइट बोर्ड पे मैक्सिमम डायग्राम ड्रा किया करें और मैक्सिमम ग्राफ शो किया करें, और टेक्स्ट जो है वो आपने कम से कम जो है वो बोर्ड पे लिखना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने टेक्स्ट लिखना नहीं है, जो डायग्राम में पॉइंट्स होते हैं आपने वो लाजमी तौर पे लिखने होते हैं। और उसके बाद ये है कि उससे लेक्चर को समझने में ज्यादा आसानी होती है। जी मेरा ख्याल है आपकी तरफ कोई इशू आ रहा है कि आपके पास मजीद डायग्राम नहीं 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 शो हो रही है, सर, सही मैं है? वो शो कर रहा हूँ, वो मिल गई है, मैं करता हूँ सर, कर रहा हूँ मैं वो। हाँ जी नेक्स्ट पे चाहिए चाहते थे। हाँ बिल्कुल इसी डायग्राम की मैं बात कर रहा था जी। एक ये भी डायग्राम है और एक बार हाँ ये वाली सबसे पहले सीखो। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये डायग्राम अब आपने देखी ना तो ये इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ। एमपीएफ क्या है, असल में वो यही कम्प्लेक्स ही है, मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो वो कहते हैं कि ये इसमें माइटोटिक साइक्लिन जो ब्लू कलर में आपको दिखाई हुई है, ये क्या है, माइटोटिक साइक्लिन। आप इसका लेवल देख सकते हैं कि जैसे
सेल दाखिल होता है, G1 से एस फेज की तरफ आया, G2 की तरफ आया, इसका लेवल इंक्रीज होना शुरू होता है। अब आप देख सकते हैं कि जब सेल ने इसका लेवल एक आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे होता है, ठीक है, तो उस वक्त आप देखें कि सेल किस में दाखिल हो जाता है, माइटोटिक फेज के अंदर, ठीक है। जो आपको ब्लैक कलर में ग्राफ दिखाया हुआ है, ब्लैक कलर से मुराद ये है कि अब ये जो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर क्या है, ये वही CDK साइक्लिन कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाता है और सेल किस में दाखिल हो जाता है, माइटोटिक फेज के अंदर। फिर आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप ग्राफ में देख रहे हैं जो ब्लू कलर वाला लाइन जो है वो क्या शो कर रही है, इस साइक्लिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, G1 से स्टार्ट होती है S, G2 और M की तरफ। जब ये M की तरफ आप देख रहे हैं कि अब हम कहते हैं साइक्लिन की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि ये CDK साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ बाइंड करके जो कम्प्लेक्स बनाती है, ये कम्प्लेक्स जरूरी होता है माइटोसिस के लिए। और ब्लैक कलर का ग्राफ ये शो करता है कि अब सेल दाखिल होगा इसके अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर। जैसे माइटोटिक फेज कंप्लीट होता है, दोबारा से आप देखेंगे कि साइक्लिन की कंसंट्रेशन जो है वो डिग्रेड कर जाती है। साइक्लिन क्या करता है, डिग्रेड करता है। अब हम कहते हैं कि सेल इंतजार करेगा तो जब तक साइक्लिन का कंसंट्रेशन दोबारा नहीं बढ़ जाती, उस वक्त तक हम कहते हैं कि नेक्स्ट साइकिल नहीं होगा। जी एक और डायग्राम दिखाइए, इससे पहले वाली। हाँ जी, इसी डायग्राम की बात करना चाह रहा था। पूरी डायग्राम अगर शो हो जाए तो ये ऐसे ही है, ये नहीं, नेक्स्ट। जो पहले दिखाई है उसी डायग्राम की तरफ बात कर। नेक्स्ट की तरफ जाइए। हाँ इसी डायग्राम की तरफ जी, इसी डायग्राम की बात कर। जी नेक्स्ट डायग्राम काइंडली। जी यही सेम। ओके थैंक यू। अच्छा लास्ट बात, कोशिश करेंगे कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना किया जाए लेक्चर को। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में जहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे से आप डायग्राम को स्टार्ट करें, माइटोटिक CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। जैसे सेल साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि टेलोफेज की बात करेंगे, तो उसमें आप ये देख लें कि अब साइक्लिन को क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर देते हैं एंजाइम। और जैसे साइक्लिन डिग्रेड होता है तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये आपको एक बॉल दिखाई दे रहा है जो येलो और रेड पर मुश्तमिल है, इसको नाम दिया एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, एक और कॉम्प्लेक्स है जिस तरह सेक्योरिन और सेपारेज। इसमें सेक्योरिन को क्या कर देता है, ये डिग्रेड कर देता है, जिसकी वजह से सेपारेज ये अब क्या करता है, एक्टिवेट होता है। सेपारेज क्या करता है, आपने देखा कि जो दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स थे उनके दरमियान जो कोहेजन प्रोटीन थी उसको डिग्रेड करेगा, जिसकी वजह से भी हम कहते हैं दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अगर आप ये बात, ये थोड़ी एडिशन थी, अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो इससे पहले तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया और उसको आपने क्या करना है कि लाजमी क्या करना है। तो ये था आज का लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप क्वेश्चन जो वो आस्क कर सकते हैं। जी किसी को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर हम लोग माइटोसिस पढ़ते हैं या दूसरे मियोसिस वगैरह पढ़ते हैं, तो उस वहां पे ना जहाँ पे भी देखें तो डॉटर सेल का जिक्र किया जाता है या एक्स क्रोमोसोम इस तरह से। तो वहां पे हम सन मिसाल के तौर पर हम उसे सन से क्यों नहीं रिप्रेजेंट करते, जैसे सन सेल हो, जैसे डेटर सेल है तो हाँ सन ये सेल क्यों नहीं कहते? देखिए,
जी जी, ये आमतौर पे देखें कि जो रिप्रोडक्शन, ये वैसे तो रिप्रोडक्शन में दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, फादर भी और जिसे कहते हैं कि मदर, इनके मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन क्योंकि रिप्रोड्यूस किसने करना होता है आमतौर पे, या नेक्स्ट जनरेशन को जन्म किसने देना होता है, तो फीमेल ने देना होता है, तो उसी हिसाब से आप उसको सन का वर्ड यूज नहीं करते। आमतौर पे जो डॉटर जो है उसका टर्म जो है वो यूज की जाती है। लेकिन ये फिर बता दूं कि ये एक ख्याल है, ठीक है, इसके वाले से बुक्स के अंदर कोई मजीद आप उसे कहते हैं ना कि कंसेप्ट नहीं है। ये सिर्फ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो टेक्निकल बातें होती हैं, टेक्निकल बातें हमेशा बुक्स के अंदर वो एक्सप्लेन की होती है। ये बात है ना कि इसको हम डॉक्टर क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको सन के क्यों कह रहे हैं, या सन नहीं कह रहे डॉक्टर कह रहे हैं, एक अपने तौर पे हम इस पे ख्याल करते हैं। जो टर्म एक बार यूज कर ली है साइंटिस्ट ने, वो एज इट इज चल रही होती है, उसमें कोई एज इट इज आप ये कह सकते हैं कि रीजन या लॉजिक नहीं होती, ठीक है, मतलब उसको एज इट इज हम डॉक्टर जो कि पहले वर्ड यूज हुआ है उस हिसाब से हम चलते हैं। हाँ, जो टेक्निकल बातें होती है जिस तरह सीडी के कॉम्प्लेक्स साइक्लिन है, ये इसमें टेक्निकल कंसेप्ट होते हैं, ये आप कह सकते हैं कि जो टर्म एज इट इज उन्होंने यूज कर दी है, तो हम उसी हिसाब से इसको आगे नेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। जी सर, मैं पूछना चाह रही थी कि ये अमाउंट ऑफ डीएनए के लिए जो हम सी वैल्यू यूज़ करते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए? उसके बारे में बता दें कि ये सी वैल्यू। जी सर। अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं? जी सर, मैं कह रही थी कि अमाउंट ऑफ डीएनए के लिए सी वैल्यू यूज़ करते हैं ना, कि आपके लिए वो जो है वो रेप्लिकेट हो चुका है या नहीं हुआ। रेप्लिकेट हो चुका है या नहीं हो चुका? क्वेश्चन काइंडली आप अपना कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो एक बार फिर रिपीट कर दें। सर जी सर, मैं कहना ये चाह रही थी कि एस फेज होती है, एस फेज के दौरान ना डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है ना, जी जी। तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ डीएनए है पहले जो है उसको हम शो कर रहे होते हैं सी वैल्यू से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। अमाउंट ऑफ डीएनए को सी वैल्यू से शो कर रहे होते हैं, इसमें मैंने पढ़ा नहीं है, इसमें कोई बुक में कोई ऐसी बात अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप काइंडली शेयर कर दें कि आप किस हवाले से अमाउंट ऑफ डीएनए। हम जस्ट ये तो पढ़ा हुआ है, आपने भी, हमने भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि एस फेज के दौरान क्या करता है डीएनए, डुप्लीकेट करता है। अब आप इसमें ये आम करके, मुझे अभी भी याद है, एक दोस्त ने, मेरा दोस्त है, उनका नाम था आफ्ताब, वो अक्सर ये पूछते थे मुझसे कि एनाफेज के दौरान जो ओवरऑल सेल के पास आप कह सकते हैं कि डीएनए या क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, तो वो आप ये कह सकते हैं एक 46 से डबल, यानी कि 92 आप कह सकते हैं, ठीक है, 92 होती है। तो एस फेज के दौरान भी 92 होती है, ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि जब तक टेलोफेज नहीं हो जाता उस वक्त तक जो अमाउंट है डीएनए की वो डबल होती है। लेकिन मेरा आपसे जिसे कहते हैं जो आप क्वेश्चन है, जो आप वो कहना चाहिए, मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा होगा तो काइंडली शेयर करते हैं। जी सर, वो ये था ना कि एस फेज के दौरान जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो सिंगल स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम होते हैं वो डबल स्ट्रक्चर हो जाते हैं ना। हाँ, तो उसके दौरान जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है वो डबल हो रहा होता है, तो जब सिंगल हमारे पास डीएनए होता है उसके लिए हम 2C की जो है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू से, और जब हमारे पास डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर चुका होता है तो तब हम उसको कहते हैं कि वो 4C हो चुकी है उसकी वैल्यू। ठीक है जी, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि उसकी वैल्यू, डीएनए की वैल्यू जो है वो बढ़ चुकी होती है।
आमतौर पे ना जो हम भी क्वेश्चन आमतौर पे बच्चों से भी पूछ लेते हैं कि एनाफेज के दौरान जिसे कहते हैं कि सेल के पास क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है, तो वो भी आपको बता दें कि डबल यानी कि 92 होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जेहन में ये भी क्वेश्चन होता है कि ये जो सिस्टर क्रोमाटिड्स है, सेपरेट होने के बाद भी लोग उसको अक्सर स्टूडेंट्स, टीचर नहीं स्टूडेंट, उसको क्रोमाटिड कह रहे होते हैं, लेकिन जब ये सेंट्रोमेयर से अलग हो जाते हैं, अब ये एक पूरे क्रोमोसोम के तौर पे मैच्योर यानी कि बिहेव कर रहे होते हैं। आप उसको पूरा एक क्रोमोसोम का नाम देते हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली आस्क करते हैं, फिर हम लेक्चर को एंड कर देंगे। सर ये प्रो मेटाफेज और और सर एक और भी क्वेश्चन था कि जैसे प्रोफेज में प्रोफेज में क्या? जी आस्क करें तो प्रोफेज में क्या जी पूछना सर मैं चाह रहे कह हैं? रही थी कि प्रोफेज जी जी सर, प्रोफेज में ना सेल ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाती है ना, जी। और अगेन ये टीलोफेज में रीअपियर होती हैं, तो इनका रीजन भी बता दें, ये डिसअपियर कैसे होती हैं और देखिए इसमें रीअपियर। मैंने कहा फास्फोराइलेशन, जी जी, फास्फो पहले ही आपको बता दिया था कि फास्फोराइलेशन जिस तरीके से न्यूक्लियर डेवलप जो है उसकी फास्फोराइलेशन होगी तो वो क्या होती है, डिजॉल्व होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से मजीद भी कोई ऐसी चीज है अगर वो डिसअपियर हो रही है तो उसकी रीजन यही होती है साइक्लिन डिपेंडेंट जो काइनेज साइक्लिन कॉम्प्लेक्स है, ये उनकी क्या करते हैं, फास्फोराइलेशन करते हैं और वो क्या होती है, मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। तो ये रीजन है, ये पहले साथ ही आपको बता दिया मैंने। जी जी सर, और क्वेश्चन? जज़ाक। हाँ, सर ये जो और किसी का कोई क्वेश्चन? टाइम पीरियड है ये ऑल स्पीशीज में सेम रहेगा या वेरी करते हैं सर? किस चीज का? सर ये जो फेजेस हैं G1 फेज, ओवरऑल, S1 फेज, जी ओवरऑल आप G1 X, हाँ नहीं नहीं, ये टाइम जो है वो देखें चेंज होता है। ठीक है, मतलब आप ये देख लें कि इसमें एक G0 की बात करना चाहूंगा थोड़ा सा, तो आप ये देख लें कि कुछ सेल है वो क्या करते हैं, तकरीबन परमानेंट तौर पे G0 में रहते हैं। जिस तरह हमारे आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन सेल्स हैं, वो कभी भी डिवाइड नहीं करते। मतलब आप जब बच्चे की उम्र है 2 साल है, उसके बाद सारी जिंदगी जो है हम कहते हैं कि ये न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करते, एलोंगेट तो करते हैं, डिवाइड नहीं करते। मतलब ये किस में चले जाते हैं, G0 में चले जाते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे लिवर सेल्स हैं वो G0 में चले जाते हैं। हाँ, आपने लिवर को कट किया, कट करने पर दोबारा ये क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब G0 से निकल जाता है। कुछ सेल्स होते हैं वो हम कहते हैं कि कम टाइम के लिए जाते हैं G0 में, जिस तरह ये आप कहते हैं ज्यादातर डिवाइड करते जाते हैं। जैसे स्किन के सेल्स हैं, ये आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो हर एक का आप कह सकते हैं टाइम डिफरेंट होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन, मैं जब मायोसिस की तरफ जाऊंगा तो वहां पर एक क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते भी हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीचर जो है वो गलत आंसर कर रहे होते हैं। हर जगह पूरे पंजाब में देखा है, लोग अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि G2 फेज मायोसिस में एब्सेंट क्यों होता है। तो मैं जो आपको नोट सेंड कर रहा हूँ तो आपने क्या करना है, उनको पढ़ना है, और उसके बाद मैं फिर बता रहा हूँ बैकर में इसका आंसर नहीं है, लेकिन जो आपको टेक्स्ट सेंड किया हुआ आपने उसके बाद पढ़ना है और आपने उसका आंसर लाजमी करना है। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने कहा कि ये जो न्यूरॉन्स वाले हैं ये एलोंगेट करते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते, सर फिर इनकी एलोंगेशन कैसे होगी जब इनका? डिवाइड करने से मुराद ये होता है कि एक न्यूरॉन सेल दो में तकसीम हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। एलोंगेट से मुराद ये है कि जाहिर बात है कि जब बच्चा छोटा था अब वो बड़ा हो रहा है तो उसका जो स्कल का साइज है आप देख रहे हैं उतना तो नहीं रहता, वो उसका साइज ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, मतलब तो उस हिसाब से न्यूरॉन सेल जो है वो शुरू में तो यानी कि ग्रो करते हैं 2 साल तक, उसके बाद बाकी सारी जिंदगी जो है ना, अब ये होता है कि मिसाल के तौर पे किसी का भी जो न्यूरॉन है उसकी जो सेल बॉडी अगर इंटैक्ट है, वो डैमेज नहीं हुई, एक्सॉन डैमेज हुआ है तो एक्सॉन क्या होगा, रीजनरेट कर जाएगा। लेकिन ये सेल बॉडी डैमेज हो गई है तो फिर हम कहते हैं कि न्यूरॉन क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये है, एलोंगेशन हो जाती है लेकिन डिवाइड नहीं करता। सर ये G0 में ना 3 कैटेगरीज हैं सेल की।
एक होते हैं जो परमानेंटली इस फेज में चले जाते हैं, जैसे हमारे आईज और नर्व हाँ जी, सेल्स वो हैं। मैंने बता दिया, न्यूरॉन सेल है, कुछ है टेम्परेरी तौर पे जाते हैं और कुछ जो न्यूरॉन है सेल्स वो हैं और जाते आईज सेल्स हैं ना सर, हैं ये पे। परमानेंटली इस फेज में चले जाते हैं। जी कुछ जी सेल्स हैं हमारे जो टेम्परेरी जाते हैं, जैसे लिवर और किडनी के सेल्स हैं, जी जी। हाँ यानी जी, वो ये मैंने फाक साहब फीटल स्टेट में। बता जी दिए। सर। और कुछ काइंडली कोई सेल्स हैं और जो क्वेश्चन है फाक साहब तो आप पूछ सकते सर हैं जी। उसमें वो बस एक वो मैं वो दरमियान में डिस्कशन में से जरा स्किप हो गया था, जो प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल सर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उनमें फिर हाँ जी साइटोकाइनेसिस जो है ना वो किस तरह से होती है। अगर ये इस पे डिस्कशन हो गई है तो हाँ, ठीक है देखिए सर। मैंने, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन किया कि सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। देखिए बेकर ने पहले भी, मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि बेकर ने ये पहले बात कह दी है कि सेंट्रियोल मौजूद नहीं भी होंगे तब भी माइटोसिस होगी। ठीक है, मतलब आपको फिर ये बता दूं, ये कुछ हद तक माइक्रोट्यूब्यूल्स को सेंट्रोसोम जो है वो ऑर्गेनाइज करने में तो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेंट्रोसोम का ठीक है, ऑर्गेनाइज तो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर सेंट्रोसोम मौजूद नहीं भी है, इस तरह हम कुछ और भी सेल देखते हैं नहीं भी है, तब हम कहते हैं कोई एनालोगस ऑर्गन मौजूद होता है। एनालोगस का काम ये होता है कि उसका फंक्शन तो सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता दूं कि माइटोसिस हो जाया करती है अगर ये मौजूद नहीं भी हो। मिसाल के तौर पे हम न्यूक्लियर माइटोसिस वगैरह में भी देखते हैं, तो वहां पर वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ पर अटैच होते हैं, वो आमतौर पे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ आमतौर पे अटैच होते हैं। तो ये देखिए मेन काम स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको समझा दिया है कि जो साइटोस्केलेटन से ट्यूबुलिन सब टूटते हैं और यहाँ पर क्या हो रहे होते हैं, ऐड हो रहे होते हैं। ठीक है, ये काम होता है। तो ये ओवरऑल इसका कंसेप्ट है जी। मजीद कोई क्वेश्चन? बाकी सर वो जो फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन होती है प्लांट्स के अंदर जो है ना, तो वो उसमें कुछ ना हाँ कुछ गैप जो है ना वो रह जाते हैं, वो जो प्लाज्मोडेस्माटा की सेंस में जो है ना वो हम। हाँ, देखिए एक और चीज मैं खास तौर पे एनिमल जो है, मैं आज आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। देखिए एनिमल्स के अंदर हम कहते हैं एक क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है। ये क्लीवेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो यहाँ पर भी मैं फिर बताना चाहूंगा कि जो माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। माइक्रोफिलामेंट कैसे अरेंज होते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आप कह सकते हैं कि साथ अटैच होते हैं। ये ऐसे ही है कि किसी शख्स ने क्या किया है कि एक बेल्ट जो है ना, वो जिस तरह हम यूज करते हैं, आमतौर पर पेंट शर्ट डालते हैं वहाँ बेल्ट यूज करते हैं, तो वो बेल्ट जो है वो आप उसको समझ ले कि ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट है। जैसे जैसे बेल्ट को क्या करते हैं, कसते जाते हैं, तो उस हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो एनिमल का सेल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होता जाता है। ठीक है, और हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट क्या कर रहे होते हैं, इलोंगेट कर रहे होते हैं इस दौरान। ठीक है, अब हम कहते हैं वो इस हद तक इलोंगेट करते हैं कि ये तमाम के तमाम, ये कि दोनों मेम्ब्रेन जो है वो आपस में क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। अब हम प्लांट सेल की तरफ बात करते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एफएससी लेवल का जो कंसेप्ट है कि गोल्जी ऑपरेटस है, वो गोल्जी वेसिकल्स क्या करती हैं, वो अरेंज होती जाती हैं और वो फ्यूज करती है, उन्हीं के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उन्हीं के अंदर जो सेल वाल का जो मटेरियल होता है वो मौजूद होता है। अब आते हैं अफाक साहब के क्वेश्चन की तरफ। जी, आपका क्वेश्चन क्या क्या है जहाँ पर? सर वो ये होता है ना, फ्रेगमोप्लास्ट बनती है तो उसमें ना कुछ गैप रह जाते हैं, यानी कंप्लीट पार्टीशन नहीं होती ठीक दो सेल्स के दरमियान। तो वो फिर हम ठीक ठीक उसके लिए है। टर्म जो है ना वो प्लाज्मोडेस्माटा की यूज करते हैं कि प्लांट सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होती है एक सेल से दूसरी जी सेल के अंदर, वो थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये हो रही होती है। तो वो उस गैप के हाँ हवाले जी से सर। बिल्कुल, ये हाँ जी प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जी तो सर। प्लाज्मोडेस्माटा भी बिल्कुल जबरदस्त आपने ये टर्म यहाँ पे यूज की। ठीक हो गया। मजीद कोई किसी का क्वेश्चन यहाँ पर? तो ये फ्रेगमोसोम और फ्रेगमोप्लास्ट का जो थोड़ा सा फर्क तो वाजे कर दें सर। फ्रेगमोप्लास्ट और फ्रेगमोसोम। फ्रेगमोसोम, फ्रेगमोसोम से मुराद तो हमेशा आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल बॉडी होती है। ठीक है, और प्लास्ट से का वर्ड जो है आमतौर पे किसके लिए यूज होता है, साइड जिस तरह प्लास्टिड है या प्लास्ट का वर्ड आमतौर पे सेल के लिए यूज होता है, मतलब जहाँ पे सेल वाल का मटेरियल जो है वो सिंथेसाइज हो। जहाँ पे सोम जो है ना, वो आपको इतना बता देते हैं कि वो कुछ स्फेरिकल बॉडीज जो है उसके लिए ये टर्म यूज होती है, फ्रेगमोसोम वगैरह। सर ये वो लाइसोसोम के अंदर होते हैं ना, जैसे ही
कोई फूड पार्टिकल एंटर होता है सेल के अंदर ना, तो उसके इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन बनाई जाती है और प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ अटैच होके उससे आगे फर्दर अच्छा, ये सेकेंडरी वहाँ पर जी लाइसोसोम जी जिसे मैंने ये पहले फ्रैगमोसोम बताना की था तरह जी वहाँ यूज होती जी वहाँ पर यूज है। कर रहे हैं। फ्रैगमोप्लास्ट ठीक की है, तरह मैंने में सर बताना ये था यहाँ कुछ स्फेरिकल जी बॉडीज होती है उसी के लिए सोने का मैंने बताया जी था सर। लोगों को। जी और किसी का कोई क्वेश्चन माइटोसिस पर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहीं डेमो देने जाएंगे, ठीक है, आप ये टॉपिक यूज कर सकते हैं। आप कहीं एंट्री टेस्ट पढ़ा रहे हैं, वहां पर आप ये इसको बता सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इंतहाई से कहते हैं कंसेप्चुअल टॉपिक है। मजीद किसी को कोई क्वेश्चन? बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। ठीक है, जी मैं सर। इसके मुताबिक आप जब टेस्ट लूंगा तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अच्छे एमसीक्यू बनाऊंगा। यहाँ पर हम अपना टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज मायोसिस की बात होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज सर।